नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है चैट शो। और इस चैट शो में हमने कोशिश की है कि सिर्फ हम एक मुद्दे पर ही बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि किसी का हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें कई सारे मुद्दे हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अब चल करके उन मुद्दों पर बात करते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है। और आज का जो टॉपिक है वो है मीडिया क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। हम दोनों को जोड़ करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हम जानेंगे लोगों से। और वो लोग जिनको मैंने इनवाइट किया है वो साधारण लोग नहीं है, वो भी इसी इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं और उसी चीज को फेस कर रहे हैं जो एक ईमानदार व्यक्ति करता है इन करप्ट लोगों के बीच में रह करके। तो आज मेरे साथ दो मेहमान हैं। एक है वन वर्ल्ड न्यूज की जर्नलिस्ट है पारुल श्रीवास्तवा और TNN वर्ल्ड की जर्नलिस्ट हैं हिमानी भट्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय मुझे 25 मिनट उधार देने के लिए। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं मैं। हमारा सिंपल सा एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस पर हमें फैंसी बातें नहीं करनी है, फैंसी सवाल हमारे नहीं होंगे। सिर्फ मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब पारुल श्रीवास्तवा वन वर्ल्ड न्यूज़ पे कंटेंट राइटिंग करती हैं तो 2014 के बाद की स्थिति में आपसे समझना चाहूँगा कि आपने मेरी जब आपसे बातचीत हुई तो आपने बताया कि 2014 के बाद से आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया है। जब अपना वेब पोर्टल चलाते हैं, जर्नलिज्म आप करती हैं, क्योंकि आपका कंटेंट पॉलिटिक्स से लेकर के आपका एंटरटेनमेंट में भी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप ये चीज़ सब करती हैं तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, थ्रेट मिलते हैं या फिर किसी तरह का आपके ऊपर दबाव होता है? क्योंकि इस समय मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को उठा करके जेल के अंदर डाल दिया है। तो क्या ऐसा कुछ स्थिति आपको महसूस हुई है पहले या फिर हो रही है इस समय, जानना चाहूँगा। देखिए वैभव, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतना अच्छा वार्म वेलकम देने के लिए। बट 2-3 चीज़ें मैं बता दूं आपको। पहली बात कि आपने कहा कि बहुत सालों से हूं मैं इस इंडस्ट्री में। सो आई वुड से कि नहीं, बहुत सालों से नहीं हूं। एक छोटा सा करियर है मेरा, 4 से 5 साल का। और आई स्टार्टेड ऑफ विद वन वर्ल्ड न्यूज़। आई एम ग्रेटफुल कि मैंने वन वर्ल्ड न्यूज़ से स्टार्ट किया। तो जिस तरह से आपने कहा कि 2014 से क्या चीज़ें बदली हैं, मैंने और ये जो वेब पोर्टल है ये मेरा नहीं है, मैं एज अ जर्नलिस्ट यहाँ काम कर रही हूँ। सो ये जो 2014 के बाद ऑफकोर्स चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों में बदलाव नहीं आया, और हम वो देख रहे हैं एविडेंटली आसपास। अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो दबाव की बात आप करते हैं तो मेरे जो कॉलीग्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको किसी तरह का प्रेशर डाला जाता है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह का प्रेशर आजकल होता है। लेकिन आई वाज वेरी लकी। मैं यहाँ थोड़ा टोकूंगा क्योंकि दर्शकों को थोड़ा खोल करके बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि प्रेशर किस चीज़ का होता है। तो थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा डिबेट को हल्का सा च्युइंगम की तरह खींचेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल मैं बताती हूँ कि किस तरह का प्रेशर होता है। प्रेशर ये होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी तरह का एजेंडा चल रहा होता है, या उनका कोई अपना सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल के जो एथिक्स होते हैं वो कभी ना कभी टकराते हैं। मतलब जो जर्नलिस्ट चाहता है शायद वो खुल के नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप वन वर्ल्ड न्यूज़ की बात करें तो मेरे पे कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला गया, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट चैनल है और हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्टोरीज के लिए काम नहीं कर रहे, तो हम पे कोई प्रेशर नहीं होता है। पर अगर आप बात करें आम तौर से तो जर्नलिस्ट के ऊपर प्रेशर होता है कि उनको एक तरह की स्टोरीज करनी है। अगर आपने देखा होगा, आई एम श्योर हिमानी और आपने भी देखा होगा कि पिछले 15 दिनों में हम एक लीडिंग न्यूज चैनल के बारे में सुन रहे हैं कि हम किस तरह से वहाँ पे जर्नलिस्ट छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वहाँ पर एक तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है और जर्नलिस्ट उस चीज से उससे अग्री नहीं करते हैं एंड दे जस्ट स्टेप डाउन। लेकिन ये बात फैक्ट है कि आज कहीं ना कहीं एजेंडाज जो हैं वो चलाए जाते हैं, और ऐसा होता है कि जर्नलिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उस चीज को लेके झगड़े होते हैं और उनकी आइडियोलॉजी जो है कई बार नहीं मिलती। अच्छा हिमानी भट्ट, आपसे मेरी बातचीत हो रही थी TNN वर्ल्ड में, आपने काफ़ी अच्छे कंटेंट भी आपने डाले हैं। तो फिर मैं आपसे सिर्फ एक जानना चाहता हूं कि इस समय अगर हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इंडियन इसमें देखते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जब देखते हैं तो इंडिया का जो पोजीशन है ना वो 147-150 के आसपास है। अगर इसी इंडेक्स में हम पाकिस्तान को देखेंगे ना वो हमसे ऊपर है, अगर हम बांग्लादेश को देखेंगे वही हमसे ऊपर है। इन द सेंस ये है कि हमारी रैंक बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम ऑफ इसमें देखेंगे प्रेस में तो हमारी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल और कम दिखाई देती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप TNN को आप खुद ओन करती हैं तो वहाँ किस तरह से आप काम करते हैं
कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप जहाँ काम करते हैं कुछ स्टोरीज आपने ऐसी की हो कि आपको कहा गया हो कि नहीं इस स्टोरी को आप टेक डाउन कीजिए, नहीं तो आपके साथ हम बुरा भी कर सकते हैं, तो इस तरह के थ्रेट्स वगैरह आपको मिलते हैं? क्योंकि क्राइसिस चल रही है इस समय, थोड़ा इसको आगे और ले जाएंगे, लेकिन शुरुआत में यहाँ से करूँगा कि आप कभी आपने ऐसा फेस किया है? क्योंकि पर्सनली मेरे पास साथ हो चुका है, तो इसलिए शुरुआत में इसी चीज़ से कर रहा हूँ। नहीं देखिए, TNN वर्ल्ड जिसमें हम अपना वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो ऐसा हमारे साथ कभी थ्रेट नहीं हुआ है कि हमें किसी तरीके से, लेकिन हमने जब लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, पब्लिक ओपिनियन लिए हैं, तो एज अ जर्नलिस्ट जब जब हमारी टीम या हम लोग बाहर निकलते हैं तो लोग ऑब्वियसली सवाल पूछते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जर्नलिस्ट की वैल्यू कई पत्रकारों की वजह से बहुत कम होती जा रही है। जर्नलिज्म कोई मामूली बात नहीं है और कोई बाहरी बात भी नहीं है। एक आप जब किसी की आवाज़ बनते हो या एक अपॉर्चुनिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो बहुत ही सारी चीज़ें आपके कंधों पर होती हैं, लेकिन लोग लाइटली लेने लग जाते हैं और पत्रकारों की वजह से। तो उसमें क्या होता है, जब हम पब्लिक ओपिनियन या लोगों के पास निकलते हैं, तो ऐसा कई बार हुआ है कि जब हमने किसी का इंटरव्यू लिया है तो वो लोग डरे कि, मतलब पब्लिक डरी है यूजुअली, पब्लिक से जब हमने बात करी, नहीं हम नहीं बात करेंगे। और मतलब पब्लिक बोलने में डरी है? पब्लिक बोलने में बहुत डरती है। इवन हमारे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि ऑफिस के बाहर भी लोग आए हैं कि हमारा ये वाला पब्लिक रिव्यू हटा दो, हमें अपने घर पे नहीं हो रहा। और क्योंकि हमने एक दो अफगानियों का भी इंटरव्यू। हिमानी, मैं जानना चाहूंगा कि ये डर कौन सा डर है, किस तरह का डर है? ये इस आजाद देश में अगर आप खुल करके बात नहीं रख सकते हो और सभ्य भाषा में बोला होगा, बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। अभी जब इलेक्शन चल रहे थे तो फिर डर। जी अभी मैं बताऊँ आपको, एक जब इलेक्शन चल रहे थे 2020 के दिल्ली में, तो उस दौरान हमने जब एक ऑटो वाले से पूछा, तो वो ऑटो वाला ऑटो छोड़ के भाग गया। उसने बोला नहीं मेरा इंटरव्यू नहीं लेना, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नहीं तुम हमें दो, और आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि हमें दो। बेसिकली आम आदमी पार्टी प्रेशर कर रही है, उन्होंने ऐसा बोला। मैं पार्टी का नाम ले रही हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा पब्लिक ओपिनियन में ऐसा बोला गया है। हमारे को तो कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है हम इसका लेंगे उसका लेंगे, अभी तक तो ये टचवुड ये हमारे साथ नहीं हुआ है। लेकिन जो पब्लिक जो बोलने में अपनी आवाज़ निकालने पे डरती है, उसको देख के बहुत सैड फील होता है। हमने कई ये बड़ा खतरनाक है लोकतंत्र में, इसका मतलब ये तो बहुत खतरनाक है। पारुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पब्लिक अगर कहने में डरेगी तो फिर तानाशाही कितनी दूर खड़ी देखते हैं आप? मैं यहाँ पे एक चीज़ वैभव हिमानी एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि पब्लिक शायद इसलिए भी डरते हैं। एक तो आप जैसे तानाशाही की आपने बात करी कि उसको डर है कि अगर मैंने कुछ बोला तो कल को कोई बात मुझ पे ना आ जाए या मेरे को कहीं किसी तरह का हार्म ना पहुँचाया जाए। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखें, कि पब्लिक इसलिए भी डरती है क्योंकि वो ये सोचती है कि कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो जरा सी बात का पहाड़ बना देता है। वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना दिया। तो उनको पता है कि अब अगर आप अभी देखें, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पोस्टमैन के ऊपर चढ़े हुए और पूछ रहे हैं कि आपने ऑफिस गिरा दिया, आपने ऑफिस गिरा दिया। कंगना रनौत का जो अभी ऑफिस का, हाँ, तो उसमें जो उन्होंने पूछा कि आपने क्या ऑफिस गिराया है, तो वो कह रहा है मैं पोस्टमैन हूँ। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ये चीज अब समझ रही है कि कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट जो है वो राई का पहाड़ बना देते हैं, मिर्च मसाला लगा के बातें आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं हिमानी ने बीच में बोला कि उनको ना प्रेशराइज किया जाता है। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं मैं वोट दो, बीजेपी वाले बोल रहे हैं मैं वोट दो। पब्लिक को करेक्ट किया गया था दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। सो ऐसा ही सेम हमारा जब हम अफगानी का इंटरव्यू लिया था, आप देखेंगे हमारे में अफगानियों की काफ़ी सारी सीरीज है, देखा था मैंने। अच्छा हाँ, तो वो लोगों ने हमें स्पेशली ऑफिस के बाहर भी आके फ़ोन भी करके बोला है कि आप प्लीज़ हमारा ये इंटरव्यू हटा दो, क्योंकि हमें अफगानिस्तान, अभी तो वो इंडिया में रह रहे हैं, वो रेफ्यूजी हैं, तो उनको इंडिया में अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली उनको जो भी फील हो रहा है उन्होंने बताया। लेकिन अफगानिस्तान से उनको थ्रेट आया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम अफगानिस्तान की बुराई क्यों कर रहे हो, तुम पाकिस्तान की बुराई क्यों कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान की बुराई क्यों कर रहे हो, जबकि उनको पता है कि पाकिस्तान की वजह से उनको प्रॉब्लम चल रही है। ये और सबसे मेन बात कि हम लोग कोई बड़ी बात ना बना दें, कोई राय का पहाड़ ना बना दें, जैसा कि आपने कहा जर्नलिस्ट। अल्टीमेटली उनको भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो थोड़ा सा बचना चाहते हैं। हर कोई पब्लिक इस टाइम पे डरती है। और आप देखिए कि आप बिल्कुल पारुल बताइए। नहीं हिमानी, जैसा पब्लिक के लिए आप कह रही है कि कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर हम लोगों से भी पूछा जाए तो हम लोग भी थोड़ा घबराते हैं ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे को किसी चीज़ से थ्रेट मिलेगा। हमें पता है कि हमारे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। तो कल को आप कोई चीज़ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो आपके परिवार वाले ही आपको आके बैश करते हैं कि आपने ये चीज़ क्यों डाली है। तो उसी तरह पब्लिक का भी एक रिएक्शन है। वो एक तो जानते हैं कि अगर हमने कुछ बोला तो जिस तरह का माहौल है अभी देश में, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। उनको ऐसा लगता है, एक तो नंबर 1 ये बात है, और नंबर 2 आपने बोला कि देश में जो माहौल है, ये कैसा माहौल की बात कर रहे हो आप? हाँ,
देखिए, हम ऐसा माहौल की बात, मैं एक ऐसे माहौल की बात कर रही हूँ जहाँ पर आप बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ बातें मैनिपुलेट हो रही हैं, और छोटी छोटी बातों पे आप देखिए, आप एज अ सिटीजन भी अगर हम किसी चीज़ पे कमेंट करते हैं तो हमें ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कम्युनल कोई चीज़ हो जाए या कोई टेंशन बढ़ जाए, तो लोग इससे भी डरते हैं। और प्लस आप कहीं ना कहीं ये मानिए कि मीडिया इंडस्ट्री एज अ इंडस्ट्री, मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, मैं तब भी ये चीज़ कहूँगी कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम राई का पहाड़ बनाते हैं, हम चीज़ों में मिर्च मसाला लगाते हैं और बातों को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से अपने फायदे, अपने टीआरपी के लिए। लेकिन आफ्टर कंगना केस तो लग रहा है जर्नलिस्ट और पब्लिक दोनों के लिए अब मुझे बहुत वो है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी थोड़ी सी मुझे दिख नहीं रही है। जिस हिसाब से टीवी चैनल वाले अभिव्यक्ति की आज़ादी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कम सा लग रहा है। जिस हिसाब से कंगना ने बोला, जो भी हुआ, वो सरकार ने ऐसा करा, मतलब नॉर्मल जब सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो जर्नलिज्म, आपने देखा होगा जर्नलिस्ट को भी जेल में डाला, पब्लिक के साथ कल भी एक के साथ मारपीट हुई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक दायरा भी होना चाहिए। कंगना रनौत को मैं सीरियसली ना लिया जाए वो बेहतर है। नहीं, उनको सपोर्ट या ना करने की बात अलग है, हम उनकी बात नहीं करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आपने बताया वो थोड़ा सा अब इसके बाद कम से लग रहा है। लोग ऑब्वियसली डरेंगे अब तो बोलने से, आई एम डैम श्योर बहुत डरेंगे। यानी एक मैसेज क्या गया कंगना के केस से, आप ये देखो ना कि एक मैसेज ये जा रहा है कि यार कोई सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ खोलेगा तो आप पे कार्रवाई होगी, और वो भी एक सेलिब्रिटी के साथ जब ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि आप इसमें ना थोड़ा सा मैंने वीडियो डाला है थोड़ी देर पहले, वहाँ मैं समझा है यहाँ पे ना 3 तरह से फायदा तीनों पार्टियों को हो रहा है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ना अब वो बिल्कुल घर कर चुकी है। बीजेपी ने बिहार इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पूरा ये पिच बिछाई थी। इस बात को शायद आप लोग एग्री करेंगे क्योंकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में यही होता है ना कि अगर आप शेर है तो मैं शवा शेर हूँ। तो संजय राउत ने इस स्टेटमेंट को पूरा पलट दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई महाराष्ट्र का असम्मान कर रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर रह क्यों रहा है, चला जाए यहाँ से। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो हमारे राज्य के लोगों का अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ ना बात पलटती नजर आई। तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम कंगना के साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इसको बड़ा चढ़ा कर कंगना रनौत को दिया जा रहा है। वो तो सिंपल सी बात है, कंगना रनौत को चाहिए लोकसभा का उसका राज्यसभा का टिकट, वो भी राष्ट्रपति के कोटे से, क्योंकि 12 लोग मेंबर होते हैं ना। वो तो राष्ट्रपति कहता है कि आप जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है आपको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो एक वो चीज़ चल रही थी। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे थे तो एक दायरा होना चाहिए। वो दायरा ठीक है लांघा गया, क्योंकि तू तड़ा करके आप बात नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे कितना भी पारोल नहीं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। मुझे लगता है कि हमारी जो बात डायरेक्शन में जा रही थी, मैं दोनों चीजों पे आऊंगी। कंगना के ऑफिस के साथ जो किया गया, जो डिमोलिश किया गया, आई रियली कंडेम्ड इट, क्योंकि वो गलत है। हर तरीके से वो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आई अग्री विद वैभव कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी एक दायरा होना चाहिए। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं या आप पब्लिक डोमेन में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर अभिव्यक्ति की बात करते हैं, यहाँ कंगना कह रही हैं कि अभिव्यक्ति नहीं की जा रही है, वो बात नहीं कर पा रही है। पर अगर आप उनके खुद के ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो दूसरों के लिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल करती हैं। तो मुझे लगता है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और रही बात तू करके बात करने की, तो मुझे ऐसा लगता है वैभव कि उन्होंने तू करके बात करी, वो तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर एज अ वुमन आई फील इट कि कंगना ने जो भी कमेंट किया था या कंगना की जो भी बात थी, जो भी पॉलिटिकल टिफ है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन संजय राउत जी ने भी उनको हरामखोर कहा कैमरा पर, और उसके बाद वो ये अपनी बात से पलट गए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब नॉटी होता है। तो आप उन्होंने जो भी कहा आप उनके पीछे कार्रवाई कीजिए, वो एक बात अलग की बात है। आपको लगता है तो जो भी उसके डोमेन में आता है, लेकिन हरामखोर कहना ये गलत है। सो मुझे ऐसा लगता है कि देश में कहीं ना कहीं विलीफाइंग और ये जो जहर उगलने का एक ट्रेंड चल गया ना, वी आर जस्ट वॉमिटिंग वेनम। जो भी आ रहा है वो कुछ हेट्रेड वाली बातें बोल रहा है। तो देश में सिर्फ हेट्रेड वाली बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही है जिनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए इन सब बातों से क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, जीडीपी का स्तर बढ़ जाएगा, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, या फिर महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो ये सब सारी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा था उसे डाइवर्ट होकर हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जो मेन मुद्दे हैं जिन पर एक्चुअली बात होनी चाहिए कि युवा जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। मास अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा है भारत,
जहाँ पर देखा जाए लोगों की नौकरियां जा रही हैं और कुछ लोगों की और जाएंगी। इतने सारे गांव हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट है हाथ धोना बार बार। कितने गांव हैं जहाँ पर साफ पानी नहीं है, लोगों के पास हाथ धोने की सुविधा ही नहीं है। सो गली गली घर घर कोरोना पहुंच गया है, केसेस बढ़ रहे हैं। हमें उस पर ज़्यादा जागरूकता करनी चाहिए, ना कि इन सब मतलब डर्टी पॉलिटिक्स जो मैं कहूँगी उसमें फंस के रह जाना चाहिए। और मीडिया का बार बार उस चीज़ को प्रेजेंट करना कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऐड ऑन करता है मेरे अब देखो, हिसाब से। आप दोनों एक वेब पोर्टल में काम भी करते हैं, एक वेब पोर्टल चलाती भी हैं, तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा कि ट्रेंडिंग इस समय सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती एंड कंगना रनौत हैं। आप वेब पोर्टल में काम करते हैं, आप कोशिश ये करते हैं कि हम ट्रेंडिंग चीज़ों को उठाएं ताकि हम व्यूज़ ला सकें, क्योंकि सक्सेस पाने का जो एक मापदंड है, एक पैरामीटर है, वो व्यूज़ है, आपके सब्सक्राइबर है, आपके क्लिक्स है। इससे ज़्यादा हम लोग उठ के देख नहीं पाते और इसमें हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें हम कई बार ना व्यूज़ के चक्कर में क्लिक बेट करना शुरू करते हैं। क्लिक बेट हमारी डिस्कशन का एक पार्ट और होगा, इसको मैं आगे बात करूँगा। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि इतने ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बीच में आप लोगों ने कितने ऐसे वीडियोज़ बनाए थे या फिर इतने ऐसे मुद्दे बात किए जो रेलेवेंट, जो जनता से सरोकार, जीडीपी की बात आपने की, या फिर एम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, या सुसाइड केसेस लॉकडाउन में क्यों बढ़े, आपने माइग्रेंट लेबर की बात की। कुछ इस तरह की स्टोरीज आप लोगों ने व्यक्तिगत रूप से चलाई थी अपने वेब पोर्टल में इस ट्रेंडिंग टॉपिक से हट करके, ये मैं समझना चाहूँगा। अगर ऐसा किया था तो फिर मैं बताऊँगा फिर वो चीज़ है क्या है। पारुल, आपसे शुरू करूँगा, फिर हिमानी, फिर आप बताना मुझे। जी। तो मैं आपको बता दूं वैभव, हमने काफ़ी स्टोरीज करी। तो वन वर्ल्ड न्यूज़ का भी हमने एक एक्सक्लूसिव सेक्शन स्टार्ट किया है, काम की बात, जो कि हमने लॉकडाउन के तहत ही शुरू किया, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम, विमेन एम्पावरमेंट, माइग्रेंट वर्कर्स की जो 21,000 करोड़ का उनको एक बजट दिया गया था, वो किस तरह से उन तक पहुंचेगा, या जो उनके टिकट्स को लेके क्राइसिस शुरू हो गई थी कि 15% कौन देगा और 85% कौन देगा, तो वो हमने कवर किया। फिर हमने माइग्रेंट वर्कर्स से भी बात करी कि किस तरह से उनको दिक्कतें आ रही हैं। मैंने एक स्टोरी करी थी जिसमें कि एक लेडी है निकत रहमान करके, उन्होंने अपना एक ऐसे छोटा सा शुरू किया, मतलब एक नॉन प्रॉफिट जैसा, और कुछ लोग साथ में आ गए और उन्होंने फिर बात कर, यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी जिसका नाम था, और उन्होंने कई माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करी एक जगह से दूसरी जगह उनको मतलब घर पहुंचाने में। तो कई तरह की स्टोरीज हमने कवर की हैं ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कि व्यूज़ इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है जेन्युइन ऑथेंटिक स्टोरीज आना भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पता चले कि आखिर देश में क्या चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ऐसी कौन सी स्टोरी की थी जो डायरेक्टली पब्लिक के लिए ही थी, मतलब पब्लिक के लिए ही तरह से बनाई गई थी? तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा वेब पोर्टल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट वैभव, एक्चुअली जो हमारा चैनल है, जो TNN वर्ल्ड है, उसमें हम लोग स्टोरीज वगैरह कवर नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली जैसे कोई न्यूज़ है, कोई वॉइस ओवर वाला न्यूज़ है या कोई एंकर वाला न्यूज़ है, तो ये लॉकडाउन के पीरियड दौरान हमने नहीं करा। हम लोग ने करा है पब्लिक रिव्यू लेते हैं हम, मतलब जैसे कि पब्लिक रिव्यू आप लेते हैं? हाँ, जैसे कि स्टोरीज, जैसा कि पारुल ने बताया, उन्होंने ये कवर किया, उन्होंने वो कवर किया। इसके लिए हम लोगों ने, बाकी चैनल्स हैं, हमारी ऑडियंस और भी चैनल्स देख लेती है। फिलहाल हमने जो अपनी तरफ से जो हम करते हैं, फील्ड में निकल के जो हम लोगों ने लोगों की राय ली, पब्लिक रिव्यूज, जो हर एक मुद्दे पर हमारा चैनल जो है वो पब्लिक रिव्यू करता है। जो हमारी चैनल की यूएसपी, लॉकडाउन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यस, लॉकडाउन पे, तो लेकिन हमने फिर भी हमने कोशिश करी जितने ज़्यादा हो सके लोगों से हम जुड़ें, और कोई पॉलिटिशियन हो, हम लोगों ने बेसिकली इंटरनली हेल्प करी है कि जैसे हमने उसको कवर ना करने, जैसे कोई अगर वायरल वीडियो है, जैसे कि अभी बीच में पहले तो हॉस्पिटल में बेड्स की बहुत कमी हो गई थी, बहुत कुछ हुआ था, तो उन पर्टिकुलर स्टोरीज को, या किसी ने बोला हमारे ये स्टोरी पब्लिश कर दो, तो हमने वो करा, उसके थ्रू हमने ट्वीट ये सब करा, तो ऐसे हम हेल्प कर सकें, हमने बेसिकली ये करा है। अच्छा, आपने मुझे एक बार बताया था हिमानी कि आप लोग फंड भी रेज करते हैं और आप उन मददगारों की मदद भी करते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था आपका ये, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं वो तो अच्छा काम है, ऑल द बेस्ट है आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय मेरे ख्याल से 15 मिनट से ऊपर हो ही चुका है, तो बस अपनी ये बात करना चाहूँगा कि जब हम लोग काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हमने धमकी से लेकर के बात की, हमने क्लिक बेट तक बात की, तो मैं पूछना चाहूँगा, जब हम लोग मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, मतलब हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, जब कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बनाने के बाद जब हमें व्यूज़ नहीं दिखाई देते हैं, आप साइकोलॉजी, मतलब आपकी साइकोलॉजी इस तरह की है ना कि जब तक व्यूज़ नहीं होंगे तब तक आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में कभी आता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, अब कंटेंट को प्रमोट करने के लिए आपको फ़ंड की भी आवश्यकता है,
और फंड आपके पास इतने नहीं है कि आप प्रमोट उसको कर सकें, तो एक चैलेंज के रूप में आप लोग कैसे इसको फेस करते हैं? अगर करते भी हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है? आप किस तरह से मतलब आगे बढ़ रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं? मैं हिमानी आपसे पूछूंगा। जी, बेसिकली आपने बहुत सही बात बोली कि अगर कंटेंट चलता नहीं है तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें ये भी मेरे को सबसे ज़्यादा, अगर मैं कुछ भी डालती हूँ, मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कि मेरी ऑडियंस को ये कंटेंट पसंद नहीं आया, मतलब ये उनसे रिलेटेबल नहीं था, ये जस्ट ऐसे ही था, और मेरे को अगली बार ये नहीं करनी है गलती, और मेरे को कोशिश करना है मैं इक्वल रहूँ अपनी ऑडियंस तक, एक वो रियल खबर या वो एक चीज़ पहुंचा पाऊँ। ऑब्वियसली सबका यही मोटिव होता है, सारे जर्नलिस्ट का या सारे वेब पोर्टल्स का, और बहुत ज़्यादा निराशा होती है ऑब्वियसली कि ये चला नहीं, और या अब लोगों को भी पैसा देना है और काम भी करना ही है, और आप जर्नलिस्ट हैं और आप खबर नहीं चल रही है, तो आप तो डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली फील होगी, लेकिन रेवेन्यू हाँ, रेवेन्यू तो आपको हर चीज़ के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरा क्या है, जो मैं तो 10 मिनट तक ही वेट करती हूँ, क्योंकि मेरा क्या होता है, जितना मेरे को लगता है कि 10 मिनट तक आपको पता चल जाता है कि आपकी वीडियो चलनी है कि नहीं। मैं इस मामले में रॉन्ग भी हूँ, आई नो, क्योंकि कोई नहीं है, अगले दिन भी हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि आज 1000 व्यूज़ आए हैं तो कल उस वीडियो पे 90,000 व्यूज़ भी आते हैं। तो लेकिन 10 मिनट तक मैं वेट करती हूँ कि ओके, वीडियो डालती 10 मिनट तक मैंने वेट किया कि अच्छा लोग देख रहे हैं, वीडियो आ रही है, मुझे पता चल गया अच्छा इसमें 500, 600, 1000 व्यूज़ आ गए 10 मिनट में, देन ओके ये वीडियो चलेगी। नहीं चली तो मैं उसी टाइम इमीडिएटली कुछ और कंटेंट सोचती हूँ। अगर मुझे पता चल गया इस 10 मिनट में ठीक है, अच्छा चल रहा है, तो मैं फिर 2-3 घंटे का थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ कि आप ओके। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप उस वीडियो में एडिट नहीं करके उसको मतलब आप डिलीट मार रहे हैं और दूसरे कंटेंट पे आप लग जाते हैं? नहीं, डिलीट नहीं करना, Right. डिलीट नहीं करना। आप इतनी मेहनत उसमें करी है, किसी ना किसी तक तो पहुंचेगी, कि 100 लोग हैं, कोई ना कोई एक के दिमाग में तो वो बात पहुंचेगी। डिलीट नहीं करना। पारुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी स्टोरीज करते हैं, मैंने बोला कि व्यूज़ एक ऐसा पैमाना है, एक पैरामीटर है जिसको लेकर के हम लोग थोड़ा से चिंतित हो भी जाते हैं। जी। हम बहुत मेहनत करते हैं कि स्टोरी में, एक स्टोरी बनाने में कई दिन लग जाते हैं। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे कम से कम 28 से 30 घंटे लगते एक स्क्रिप्ट लिखने में। तो अमूमन मेरे साथ अगर ऐसा है तो आप लोगों के साथ भी होगा, जब कंटेंट नहीं चलता है तो क्या आप दूसरी ट्रिक को अपनाते हैं? जैसे कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें तो वहाँ ना एक येलो जर्नलिज्म का एक पूरा मतलब पैकेजिंग और किसी चीज़ की है और अंदर निकलता और कुछ है। हाँ। अगर यूट्यूब की भाषा में कहूँ तो क्लिक बेट। तो कभी आपने क्लिक बेट को तैयार किया, मतलब कभी सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, अब व्यूज़ अगर आ जाते हैं तो क्या उसको लगातार अपने इस्तेमाल किया? इस पे पारुल क्या सोचती हैं, ये मैं समझना चाहूँगा। देखिए वैभव, मुझे लगता है मैंने इनिशियली बहुत ट्राई किया इस चीज़ का कि व्यूज़ नहीं आते। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि अगर व्यूज़ नहीं आते हैं, कंटेंट को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो बुरा लगता है, बिकॉज यू हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बट अगर आप एक बात समझें कि मैं और आप या हिमानी जिस भी उम्र की हैं, एक जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको उतना तो एक्सपीरियंस होता है एक सीनियर जर्नलिस्ट के पास। सो वी पीपल आर लाइक 25, 26। तो अगर आप सीनियर जर्नलिस्ट की बात करें इंडस्ट्री में, तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास। अब डाउन द लाइन 5 ईयर्स के बाद मुझे मेरे करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड व्यूज़, आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड कि मुझे बहुत व्यूज़ चाहिए, मुझे बहुत लोगों का वो चाहिए। सो हमने अपनी टारगेट ऑडियंस सेट कर लिया है। तो अगर वो टारगेट ऑडियंस 100 लोगों की भी है या 200 लोगों की भी है और मुझे लगता है कि सिर्फ 50 लोग आके मुझे देख रहे हैं, बट मैं एक अच्छा और जेन्युइन कंटेंट दे पा रही हूँ, और आप यकीन मानिए लॉन्गर रन में अगर आपका कंटेंट जेन्युइन है तो शायद इट्स लाइक मैं ये एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं खाने की, जैसे हम हरी सब्जियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो उसका इम्पैक्ट आप अगर आप खा रहे हैं तो आपको तुरंत नहीं दिखेगा कि आज आपने खाया और कल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। नो, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। आपने आज खाया और वो 3 महीने बाद आपको दिखाई देगा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई या जो भी आपके इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए। इसी तरह अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम करने की बात है। आपने आज शुरू किया, आपने कंसिस्टेंटली एक अच्छा कंटेंट दिया तो आपको कहीं ना कहीं वो रिटर्न्स मिलेंगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, कई बार 2-3 साल बाद, और कई बार ब्रेक इवन आने के लिए 10 ईयर्स भी लग जाते हैं। सो दैट डिपेंड्स। बट अगर आप अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं और अपना पूरा का पूरा दे रहे हैं उसमें, तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, दैट इज 100% श्योर। आपने बात की क्लिक बेट की, तो येस आई हैव यूज क्लिक बेट। आई विल नॉट से कि मैंने यूज़ नहीं किया, मैं एडमिट करूंगी, क्योंकि जब हम डिजिटल टीम से हेल्प लेते हैं और तो अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो हमें यही बोलता है कि अगर आपको इंस्टेंटली ग्रोथ चाहिए अपने चैनल पे तो आपको क्लिक बेट यूज़ करना पड़ेगा। यही एक तरीका है क्योंकि लोग उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं।
सो ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया, बट देन इवेंचुअली आई स्टॉप्ड यूजिंग इट, क्योंकि मुझे लगा कि लेट्स नॉट मिसलीड, जो सब कर रहे हैं वो हम नहीं करते, तो मैंने वो नहीं किया। फिर मैं वही कंटेंट देती हूँ विच आई फील कि एक्चुअली व्यूअर्स तक पहुँचना चाहिए। आपको सुनने का ऐसा लग रहा है क्लिकबेट एक क्राइम है? नहीं, क्लिकबेट इज नॉट क्राइम, आई डोंट थिंक सो इट्स अ क्राइम। यार देखो, इट्स योर चॉइस, आप क्लिकबेट कोई क्राइम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी प्रैक्टिस, आप क्लिकबेट यूज कीजिए, जिस कंटेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे अगर आप एंटरटेनमेंट स्टोरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्लिकबेट चलता है, वी ऑल नो दैट। लेकिन आप अगर आप सीरियस स्टोरीज में भी क्लिकबेट डाल रहे हैं तो यार देखिए वो मिसलीडिंग है ना। तो मुझे वो लगता है जी। यस। और जितना मुझे अब लगता है यूट्यूब का भी पॉलिसी चेंज हो गई है। अब आप क्लिकबेट डालते हैं तो यूट्यूब खुद से ही प्रमोट नहीं करता है, या अब आप डाल भी नहीं सकते, कुछ ऐसा है। लेकिन कई लोग तो गंदी अपनी पत्रकारिता करते हैं साबित, वो तो अलग बात है। और एक मेरे को ऐसा लगता है कि क्लिकबेट अब ना ऑडियंस जो है ना वो पागल नहीं है, राइट। वो अल्टीमेटली फायदा कि ये क्लिकबेट है और वो आपको छोड़ देते नहीं है। अगर उन्होंने क्लिकबेट वाली वीडियो खोल दी तो वो आपको छोड़ते नहीं है, या वो डिसलाइक करेंगे, कमेंट में क्लिकबेट लिख के जाएंगे, वो डिसलाइक भी ना एंगेजमेंट में आता है, लोग सर्च कर करके डिसलाइक करने जा रहे थे, आप देखो क्योंकि उनका आपने टाइम वेस्ट किया है, मुफ्त का प्रमोशन हो गया उसका, हो गया। क्रिएटर का फायदा हो गया, नो डाउट। जैसे सड़क 2 सबसे बड़ा एग्जांपल है। हाँ, लेकिन बिल्कुल मेरी जो ऑडियंस है, आप यकीन करिए, मेरी जो ऑडियंस है 25 to 35, वो कुछ 50% के आसपास है, वो भी 35 के बाद वाली है। मेरा एक आपकी ऑडियंस के थ्रू भी एक मैसेज, क्योंकि हमारी ऑडियंस बिल्कुल अलग है, वो आपकी और मेरी, जितना मुझे लगता है, एंड ऑब्वियसली है। तो हमारा कंटेंट अलग है, बेसिकली कंटेंट सबसे बड़ा है, हमारा अलग है, आपका अलग है। सो मैं चाहे आपकी ऑडियंस हो चाहे मेरी ऑडियंस हो, मैं ऐसा आप लोगों से सिर्फ एक ही बोलना चाहूँगी कि हम जो करते हैं आजकल, तो पत्रकार हो, नॉर्मल हो, किसी पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन ऑडियंस जो है उन पे वो ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को भांप सके या कुछ भी चीज़ कर सके। तो रैदर देन टू ब्लेमिंग कि ये क्या है, वो क्या है, जैसे आप भी है, हम चाहे वो मोदी मीडिया का या गोदी मीडिया जो कहते हैं वो हो, या नॉर्मल गोदी मीडिया हो, या फिर नॉर्मल मोदी सपोर्टर्स हो, या कोई भी हो, मैं सिर्फ आज के यूथ को या हमारे जो भी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि यूज़ योर माइंड, सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करें। हर एक चीज़ पर, हर एक उस पर ब्लेम करना या कुछ भी करना वो तो है ही, चलता रहेगा, ये तो लाइफ है। लेकिन किसी को भी समझें, पत्रकारिता को भी ब्लेम ना करें, क्योंकि कई लोगों की वजह से जो हमारा पेशा है उस पर उंगली उठती है। बहुत लाइटली लेने लगे हैं जर्नलिस्ट को लोग आजकल, नहीं तो एक ओहदा होता था, ऑब्वियसली अभी भी है, ये तो पूरा लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन एक कुछ सर्टेन लोगों की वजह से ना एक तालाब में वो मछली गंदा कर देती है ना पानी, काइंड ऑफ ऐसा हो रहा है कि अच्छा तुम भी वही हो, अगर कोई इस तरह का कंटेंट ला रहा है, अच्छा तुम मोदी सपोर्टर हो, अच्छा तुम गोदी मीडिया हो, और अगर कोई लिबरल वाला वीडियो, जो मैं थोड़ा ये वाला भाषा इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं एज अ ऑडियंस बताऊंगी, अच्छा तुम लिबरल मीडिया हो, अच्छा तुम ये हो, ये सब कुछ हो गया है कई पत्रकारों की वजह से, और वो भी अच्छे पत्रकार, यानी कि छोटे मोटे, हमें पता है कि हमें क्या करना है। ऐसे में क्या है, जो न्यू जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो अभी जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, नहीं आप, लेकिन भैया हमारा कहाँ तक सोच सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा था एक टाइम पे कि जो ऑडियंस है ना वो क्रिटिकल बने, वो भी दिमाग से सोचे क्या सही है क्या चीज़ गलत है। मैं क्या करता था पहले ना, फैक्ट को बम्बार्ड करता था, फेंकता रहता था फैक्ट, भैया ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, और लास्ट में मैंने कभी भी अपना ओपिनियन नहीं दिया था। जब तक मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया तब तक मैंने अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता रहा। अब लेकिन पब्लिक मुझसे क्या बोलती है, सर हम आपका चैनल नहीं देखेंगे क्योंकि आप ओपिनियन नहीं देते, यानी कि पब्लिक आपका ओपिनियन जानना चाहती है। जब से मैंने ओपिनियन देना शुरू किया, आप यकीन कीजिए, जो मेरे से 1 महीना पहले छोड़ के जा चुके थे फिर लौट के मेरे पास है, सर अब अच्छा है कि आप सारी बात बताने के बाद मेरा ओपिनियन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बता भी रहा हूँ। तो मैं उनसे एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने कहा देखो सुनो, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना ओपिनियन क्यों नहीं देता। सबसे सिंपल होता है ओपिनियन बनाना। मेरी क्या आइडियोलॉजी है, क्या जरूरी है कि आइडियोलॉजी पारुल की और हिमानी की भी हो, या उनके भाइयों की, उनके परिवार वाले की हो? नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों बनाएंगे? आपके पास भगवान ने आपको दिमाग दिया। अगर मैं खाना खाऊंगा, पेट अगर हिमानी की और पारुल के भर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर देश में कहाँ भुखमरी होगी।
ऐसा तो होता नहीं और साइंटिफिकली ऐसा हो भी नहीं सकता। शायद स्वप्न में अगर हो जाए तो हो जाए। तो मैं वही चीज़ कहता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ना बना ले, इस बात का डर था मुझे, इसीलिए मैं अपना ओपिनियन नहीं देता था। और जब से मैंने ओपिनियन देना शुरू किया तो मैंने अपने आप को पत्रकार नहीं कहता, अब मैं सिर्फ कहता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक एक्टिविस्ट में से आप कह लो, और तीसरा मैं अपने नाम के कुछ लगाता रहे। हम कोशिश करते कि ऑडियंस बदले, लेकिन नहीं बदलते। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप कवरेज को देखो ना, आज तक, चलो मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, उनकी जो डायरेक्टर थी श्रीदेवी जी की, कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, आप सब पता भी है। कवरेज कैसा हुआ था, मुद्दे बहुत जरूरी थे लेकिन दिखाए गए थे, क्रिटिसाइज हुआ आज तक। उनसे पूछा गया मैनेजिंग डायरेक्टर से कि आप ये बताएं कि मुद्दे हैं और दिखा आप श्रीदेवी भी ज़्यादा रहे हो, क्या चक्कर है कि बात तब में ऐसे गई थी, ऐसे गिरी थी, आपके रिपोर्टर क्या दिखा रहे। तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, उन्होंने बोला कि ऑडियंस यही देखना चाहती है, जा करके देखे सोशल मीडिया पे, टीआरपी को देखे जा करके। जब हमें ये चीज़ मिल रही है तो हम वही चीज़ दिखाएंगे। ऑडियंस का टेस्ट बदलना होगा।